हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को रिवाइज करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में जितना मेंशन है उन सबको इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हमने डिटेल से पढ़ा है, जो थोड़ा ऊंचे लेवल का है, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी एनसीईआरटी के हर एक बिंदु आप जो है वो समझें, और इस थोड़े से समय में हम उन सभी बिंदुओं को रिवाइज करने वाले हैं। केवल इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें रिवाइज करना है। समझने के लिए हमने पिछले 3 वीडियोस ट्रांसक्रिप्शन पर ही है। ठीक है, पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये होता कहाँ है? प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। ये किस नियम पर आधारित है? ये पूरकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी पर आधारित है। यानी कि अगर ए होगा तो वहाँ यू रखा जाएगा, अगर टी है तो वहाँ ए रखा जाएगा। यानी कि डीएनए में अगर टी है तो आरएनए में ए होगा वहाँ, अगर डीएनए में जी है तो वहाँ आरएनए में सी रखा जाएगा, और अगर डीएनए में सी है तो आरएनए में जी रखा जाएगा। केवल अंतर यह है कि डीएनए और आरएनए में जो बड़ा अंतर यूरेसिल का होता है, केवल इसका डिफरेंस यहाँ भी लागू है। ठीक है। तीसरी बात, डीएनए, पूरा डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, केवल उसका एक सेगमेंट, एक खंड या जीन या सिस्ट्रोन आप कह सकते हो, वो इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, और उसी से सब कुछ जो आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सब बनने वाले होते हैं उस डीएनए के सेगमेंट से। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन उसमें भी केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। डीएनए में होते 2 स्ट्रैंड है, लेकिन एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो वो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। और जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड, और उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। और कोडिंग इसलिए कहा था कि वास्तव में जो आरएनए बनेगा उस आरएनए का सीक्वेंस और इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस समान होता है, अंतर केवल यूरेसिल का होता है। अंतर कहाँ होता है? यूरेसिल। यानी कि इससे जो आरएनए बनेगा, इस स्ट्रैंड से मान लीजिए जो आरएनए बनेगा, इसमें और इसमें स्ट्रैंड में बिल्कुल समानता रहेगी, ये दोनों समान ही होंगे। सिर्फ इतना अंतर होगा, अगर यहाँ थाइमिन है तो यहाँ यूरेसिल होगा, केवल ये अंतर होगा, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। ठीक है, इसलिए इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा। इसके बाद में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और टर्मिनेटर होता है। जो प्रमोटर होता है वहाँ पर वास्तव में आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। यहाँ हमने टाटा बॉक्स पढ़ा। टाटा बॉक्स प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स भी कहलाता है, यूकैरियोट्स में उसे गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आरएनए का निर्माण करता है। टर्मिनेटर जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को रोकने वाला विशेष डीएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है। हमेशा जो आरएनए बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन या दिशा में बनेगा। ठीक है, हमने एंजाइम्स पढ़े। ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम सहायता करते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 तरह के पढ़े। प्रोकैरियोट्स में तो केवल सिंगल अकेला एक ही है जो सारे काम कर लेता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है, और वो भी कौन से वाले? 18, 28 और 5.8। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एमआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए को बनाता है। 5S आरएनए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो इससे बनने, यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन जो बनता है जिससे एमआरएनए या आरआरएनए कोई सा भी आरएनए बनने वाला है, वो स्ट्रक्चरल जीन 2 तरह के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं।
ठीक है, कैसे होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन? दो तरह के, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनसे इससे केवल एक ही आरएनए बने, एक ही आरएनए बने और उस आरएनए से एक ही प्रोटीन बने, या यूं कहे इससे बनने वाले आरएनए से एक ही प्रकार का प्रोटीन बने, तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। और ये होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, आरएनए जो बनता है उस आरएनए से प्रोटीन जो है वो कई तरह के बन सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा तरह के बन सकते हैं। एक ही आरएनए बना लेकिन उस आरएनए से प्रोटीन दो या दो से अधिक प्रकार के बन सकते हैं, और ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है उसके प्रमोटर पर आरएनए का जुड़ना ही इनिशिएशन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी सहायता कर सकते हैं। इलोंगेशन में फिर ये आगे बढ़ेगा तो वो इलोंगेशन कहलाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने लगे, टर्मिनेटर पर आकर स्टॉप हो जाए तो उसे टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। हमने कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो है अपने एनसीईआरटी में मेंशन है उनको हमने देखा। सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में होता है, रो फैक्टर भी प्रोकैरियोट्स में होता है, पहली बात ये याद कर लेना। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर जो है वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। सिग्मा फैक्टर जो है इनिशिएशन में सहायता करता है, वो प्रोमोटर साइट को पहचानने का काम करता है। कहाँ? इनिशिएशन में सहायता करता है। कैसे? प्रोमोटर को पहचान कर, प्रोमोटर को पहचान करवाने का काम सिग्मा फैक्टर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रो फैक्टर हमने एक पढ़ा जो टर्मिनेशन का काम करता है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ आकर इस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को रोकने का काम करता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एचएनआरएनए बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। एक प्री एमआरएनए है, एक प्री मैच्योर आरएनए ये है। ये कैसा है? ये एक प्री मैच्योर आरएनए है, एमआरएनए है, विशेषकर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं। प्री मैच्योर है, इसमें कुछ बदलाव होते हैं और 3 तरह के बदलाव अपनी एनसीईआरटी में मेंशन है। एक तो उसकी शुरुआत में 5 प्राइम पर एक कैप लगती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स जो होते हैं उन इंट्रॉन्स को बाहर निकालना होता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना होता है, तो स्प्लाइसिंग होती है। और तीसरा उसका जो आखिरी एंड जो है, उसका जो 3 प्राइम एंड है, वहाँ एक पूंछ जोड़ी जाती है, टेल जोड़ी जाती है। और पूंछ किसकी होती है? एडिनोसिन की। लगातार बहुत सारे एडिनोसिन जोड़े जाते हैं, लगभग 200 से 300 एडिनोसिन जोड़े जाते हैं, और जिसे पॉली ए टेल कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं, पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इन्हें एक बार मैं दोहराना चाह रहा था और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। इस वीडियो को ढंग से देखना है, हर एक बिंदु को जो है आप अपने नोटबुक में अंडरलाइन ज़रूर करना है। ये अंडरलाइन करने वाले टॉपिक है, हर एक बिंदु जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें।